हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। प्रधान शिक्षक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि मैं भी खुद हूँ और सोचा कि कुछ किया जाए ताकि हमारी जानकारी जो है दूसरों तक पहुँचे और दूसरों के अनुभव जो है वो मुझ तक पहुँचे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज शुरू करेंगे, हालांकि टाइम हमारे पास कम है, पोषण के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कुछ टॉपिक्स पे विज्ञान की। आज विज्ञान के एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पोषण है। अब पोषण का मतलब क्या है वो जानेंगे, पोषण किस किस में होता है वो जानेंगे, पोषण आखिर होता किस तरह से है वो भी जानेंगे। तो पोषण दो तरीके से होता है। दो तरीके से कहने का मतलब कि पादपों में भी पोषण होता है और प्राणियों में भी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग भी जो क्रियाएं करते हैं वो पादप भी करते हैं। पादप मतलब पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं वही पोषण, उनको भी पोषण की आवश्यकता होती है। आखिर पोषण की आवश्यकता है क्यों? तो हम लोग अपने ज़िंदगी में जो भी कार्य करते हैं, दिनचर्या जो भी है हमारी, जो भी कार्य करते हैं, सांस लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ऑफिस जाते हैं, तरह तरह के काम जो है हमारे वो करते हैं, तो वो सब चीज़ों करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से भाई? कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को भी चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो भोजन हम लोग खाते हैं, तो भोजन के द्वारा जो भी चीज़ें हमारे शरीर में जाती है उससे हमारा शरीर जो है जो भी चीज़ चाहिए शरीर को वो ले लेता है। तो वो पोषण के अंदर आता है। पोषण कैसे किस में होता है? तो पोषण पादपों में होता है और पोषण प्राणियों में भी होता है। तो हम लोग पहले जानेंगे पोषण पादपों में कैसे होता है। तो जो पेड़ पौधे हैं, चाहे हम लोग की बात करें, अगर हम लोग हैं तो हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन में कुछ ना कुछ होते हैं, तो उन्हें कहते हैं भोजन के घटक। भोजन अगर हम लोग खाते हैं तो किस लिए खाते हैं भाई? तो भोजन में जो जो घटक होते हैं उन सब चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, इसीलिए हम लोग भोजन करते हैं। तो भोजन में होता है पोषक पदार्थ, जल और खाद्य रेशे, जिसको हम लोग फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स खाने से पेट का डाइजेशन सिस्टम जो है सही रहता है। तो हमारा जो भी भोजन होता है उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, जल होता है और खाद्य रेशे होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन मिलते हैं, जो कि पेड़ पौधों को भी वैसे ही चाहिए जैसे कि हम लोगों को चाहिए। तो आखिर जो हम लोग भोजन ले रहे हैं और भोजन का जो पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, इनका कार्य क्या है? कार्य इनका यही है कि हमारे शरीर की वृद्धि में वो सहायक होते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, हमें रोगों से बचाव करते हैं, हमारे लिए वो शरीर की मरम्मत करते हैं। मरम्मत का मतलब ये नहीं कि मशीन है, हम लोग खराब हो गए तो फिर मरम्मत करते हैं। जैसे कि शाम के समय अगर हम लोग काम से बहुत ज़्यादा थक हार जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी अगर थोड़ी देर का भी नींद अगर गहरा आ जाए तो क्या होता है? तुरंत से हम लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो होता क्या है कि उस दौरान सोने के बाद जो भी सेल्स हमारे डैमेज हो गए रहते हैं या फिर जो भी नुकसान शरीर को हुआ रहता है एनर्जी का, वो सोने के बाद अंदर ही अंदर रिकवरी का काम चलते रहता है। शरीर अपने आप को खुद ब खुद रिकवर करते रहता है। अब सोचेंगे क्या कि अगर वैसे रिकवर करता है तो रोगों से क्यों नहीं करता है? तो जी हाँ, हमारा शरीर हमारे रोगों से भी हमारी रक्षा करता है। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के को रोगों से बचाने के लिए लाभदायक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है शरीर तो खुद ब खुद कर लेता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं हो पाती हैं उसके लिए मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं और हमारा शरीर अपने आप रिकवर कर जाता है। तो जो पोषक पदार्थ उनका कार्य क्या है भाई? तो कार्य यही है कि वो हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं और रोगों से बचाव करते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पोषण दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राणियों पोषण, एक प्राणियों पोषण, एक पादपों पोषण। तो पादप मतलब पेड़ पौधे, प्राणियों मतलब हम लोग आ जाते हैं, जानवर जंतु आ गए। भोजन के घटक क्या है? तो भोजन के घटक है पोषक पदार्थ, जल और खाद्य रेशे। पोषक पदार्थ पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था। पोषक पदार्थ में आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। जो ये चीज़ें हमें चाहिए वो पेड़ पौधों को भी वही चाहिए होती है। पोषक पदार्थ उन्हें भी चाहिए होता है, जल उन्हें भी चाहिए होता है, खाद्य रेशे उन्हें भी चाहिए होती है। अब काम क्या करता है पोषक पदार्थ भाई? हमारे अंदर भी और पादपों के अंदर भी सेम काम होता है, वृद्धि में सहायक होता है। पेड़ भी बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं, शोषण लेते हैं हम लोग भी, वो भी शोषण लेते हैं। उनके भी सेल्स डैमेज होते होंगे, हमारे भी डैमेज होते हैं, उनकी मरम्मत होती है, रोगों से बचाव। जो पेड़ पौधे हैं उनको भी कुछ ना कुछ रोग लग ही जाते हैं, हमें भी बीमारियां होती रहती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता शरीर को पड़ती है, वही पोषण कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पोषण के बारे में जान के हम लोग की क्या क्या है, अब बात करते हैं पोषण के स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे पोषण पता चलेगा कि पोषण हुआ हमारे शरीर का। तो
उसके दो स्टेप्स है। पहला कि भोजन खाना, पहले तो हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं पोषण के, कि पहले भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद जो भी चीज़ें एलिमेंट्स उसमें मौजूद होती हैं, भोजन में जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी चीज़ें मौजूद, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि उसमें उसके पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं किसी भोजन में। तो जब हम खा लेते हैं, पहला स्टेप जो है हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। पोषण का पहला स्टेप है भोजन खाना। दूसरा स्टेप है शरीर के द्वारा इसका उपयोग। अब शरीर जो है हमारा उपयोग में कैसे लाता है, तो उसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जो कि पूरा शरीर हमारा काम करता है, उसमें सारी ग्रंथियां काम करती हैं। तो आगे चल के हम लोग जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो सेकंड स्टेज है शरीर के द्वारा इसका उपयोग। तो जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जानते हैं कि वो पेट में जाने के बाद वो पाचन की क्रिया होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जो होता है उसको पचाने का काम करता है, और उसमें जो भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं भोजन के, वो वहाँ से फिर हमारे शरीर को मिलनी शुरू हो जाती है। रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त में वो सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ डेवलपमेंट होना होता है वो शुरू हो जाता है। तो पोषण दो स्टेप में होगा, भोजन खाना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है शरीर के द्वारा इसका उपयोग। जो भी हम भोजन खा रहे हैं, जब तक हमारा शरीर उपयोग नहीं कर रहा है तो पोषण नहीं हुआ, न्यूट्रिशन तो हमारे शरीर को मिला ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई खाना खाते हैं वो अपच हो गया, वो आया ही नहीं शरीर में, हमको मिला ही नहीं, वो वोमिट के द्वारा या डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया, या फिर लूज मोशंस हो गया, वो बाहर निकल गया अपच के कारण, तो वो जो भोजन हम लोगों ने लिया है वो तो शरीर उपयोग किया ही नहीं, तो पोषण कंप्लीट नहीं हुआ। पोषण कंप्लीट कब होगा? जब हम खाना खाएं और उस भोजन का सही उपयोग पूरा हमारा शरीर डाइजेस्टिव सिस्टम के काम करने के बाद पूरा शरीर जब विटामिन, प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तो वहाँ पोषण कंप्लीट होता है। अब पोषण में आगे बढ़ते हैं। दो तरीके से होता है पोषण, स्वपोषण और विषम पोषण या पर पोषण कहते हैं इसको। बहुत ही आसान है। स्व मतलब खुद, पोषण मतलब पोषण करना। जो खुद का पोषण कर लेते हैं, जिस पोषण में खुद के द्वारा पोषण होता है वो स्वपोषण, और जिसमें दूसरों के द्वारा दूसरे पर निर्भरता होती है वो पर पोषण या विषम पोषण। इसी से एक बात आती है सामने, स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव, और यहाँ परपोषी या फिर विषम पोषी, परपोषी जीव। तो जैसा कि इसी की परिभाषा से क्लियर हो गया कि स्वपोषी मतलब, स्वपोषण मतलब जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, स्वयं खाते हैं और स्वयं का पोषण करते हैं, वो स्वपोषी हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं पादपों के बारे में बात कर रहे हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना पोषण खुद करते हैं, तो उनको हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। पेड़ पौधों को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद ग्रहण करते हैं और उस पोषण खुद करते हैं, इसलिए स्वपोषण की प्रक्रिया पादपों में होती है और वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो होती कैसे है भाई? तो ये अपना भोजन, पौधों का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। पौधों का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। इनकी पत्तियाँ कैसी होती है? हरी होती है। बहुत शॉर्ट में जा रहे हैं हम लोग क्योंकि समय कम है, और लगभग जो प्रधान शिक्षक की बहाली में जो भी फॉर्म भरे हुए हैं वे सभी जो है शिक्षक ही हैं, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है। तो ये बस एक रिवीजन है, एक पूरा डिटेल नहीं, वीडियो नहीं है, बस एक रिवीजन है। तो ओवरऑल जो भी है वो आप देख लेंगे, जो भी इंटरनल चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक ओवरऑल रिवीजन करा रहा हूँ। स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव पेड़ पौधे आते हैं, इसमें उनका भोजन बनता है पत्तियों में। उनका भोजन बनता है पत्तियों में। पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पत्तियां जो है हरी रंग की हरी होती हैं। और हरी क्यों होती है भाई? तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के कारण ये प्रश्न बन सकता है, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। एक और चीज है कि हरी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनेंगे, जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिन्हें हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी के द्वारा पत्तियां जो है वो क्या करती हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ऑब्जॉर्व करती हैं और ऑक्सीजन उसी से रिलीज भी करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, क्यों लेती हैं आगे बताते हैं क्यों लेती है, और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते जाती हैं पत्तियां। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो स्वपोषण है वो पेड़ पौधे करते हैं, खुद का भोजन बनाते हैं, पत्तियों में भोजन बनता है। और उसमें होता क्या है भाई? तो उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं जिसके द्वारा भोजन बनता है। किसका भोजन बनता है? पेड़ पौधों का भोजन बनता है। किस क्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। उसमें होता क्या है कि पत्तियां करती क्या है? सबसे पहला चीज तो सूर्य की रोशनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। भाई प्रकाश है तो प्रकाश तो चाहिए ना, तो सूर्य की रोशनी चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता पड़ती है। हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जहर होता है। अगर हम लोग को लगातार कार्बन डाइऑक्साइड मिलते रहे तो क्या होगा? राम नाम सत्य है। लेकिन पेड़ पौधे जो है उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपने लिए भोजन बनाती है सूर्य की रोशनी की उपलब्धता में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये जल मिलता कहाँ से भाई? जल मिलता कहाँ से है? तो जल पृथ्वी से मिलता है। या जो पत्तियों के रंध्र होते हैं, शायद ये हम लोग कंफ्यूजन में रहते होंगे कि जल मिट्टी से ही सिर्फ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो वायु की नमी से भी जल ग्रहण और शोषित कर लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का जो काम होता है, जो क्रिया होती है, वो सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में होती है, CO2 के उपस्थिति में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, ये दोनों मिल करके सूर्य की रोशनी में प्रक्रिया करके यहाँ पे भोजन बनाते हैं पौधे के लिए, और ऑक्सीजन गैस यहाँ रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस ये फोटोसिंथेसिस के बाद रिलीज होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। अब यहाँ बताइए कि यहाँ क्या बनता होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो और ये जल और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो यहाँ बनता क्या होगा भोजन के रूप में? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी जब खाते हैं तो खाने में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग रूप होते हैं, स्टार्च होता है, शर्करा होती है, सेलुलोज होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी ग्लूकोज बनता है। पौधे की पत्तियां जो है ग्लूकोज बनाती है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मिलकर के सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाती है, जो कि पौधे के लिए काम लाभदायक होता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचते हैं। लेकिन इंसान क्या है? स्वार्थी है, सिर्फ अपने। कि कितने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं पोषण के आधार पे। तो स्वपोषी तो हमने जान लिया कि जो स्वयं से भोजन बनाते हैं। अब परपोषी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हमारे चारों तरफ, जो कि हमें विज्ञान में जानने हैं। तो परपोषी किसे कहते हैं? शुरू में बताया मैंने कि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। होता क्या है कि पेड़ पौधों में जिनमें क्लोरोफिल है, पत्तियां हैं जिनमें, उनमें क्लोरोफिल है, हड़े हैं और उनमें रंध्र है, तो वो अपना प्रकाश संश्लेषण में भोजन बना लेंगे। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? तो अमर बेल सबने देखा होगा, नाम सुना होगा। वो लताएं होती हैं पतली पतली, जो किसी पेड़ पे फैल जाती है चारों तरफ से, उसको उसी के ऊपर पूरा फैल जाती हैं और एकदम ढक देती है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर में कुछ है ही नहीं, बस अमरबेल ही अमरबेल है। तो अमरबेल जो है वो परपोषी का एक उदाहरण है, जो कि दूसरे पेड़ के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरे पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उनसे वो अपना भोजन लेकर के अपना पालन पोषण करती है। और कीटभक्षी का उदाहरण घटपर्णी या वीनस फ्लाई ट्रैप है। हम लोग नाम सुने होंगे। जो पीचड़ प्लांट होता है, जो घड़े की तरह होता है और उसके मुंह ऐसे खुले हुए होते हैं, उसके अंदर जैसे ही कोई कीट जाता है वो इस तरह का होता है लगभग। इधर बनाता हूँ। ये इस तरह का होता है। यहाँ रेशे होते हैं, बहुत सारी रेशे होते हैं, और इसके ऊपर से ये ट्रैप इसका रहता है, कवर, जिसको हम लोग ढक्कन कह सकते हैं। तो इसमें जैसे ही कीट जाते हैं, रेशों में एक सेंसेशन होती है, और ये रेशे क्या करते हैं? इस ट्रैप को ऊपर से बंद कर देते हैं। तो सारे कीटाणु जो है इसी में लॉक्ड हो जाते हैं। सारे कीटाणु लॉक्ड हो जाते हैं तो भाई उसका भोजन कैसे बनता है? तो होता क्या है कि कीट जो उसमें पकड़ लिए जाते हैं, तो उसका उपयोग ये पौधा क्या करता है कि प्रोटीन बनाने में करता है। प्रोटीन, तो प्रोटीन बनाने के लिए वहाँ नाइट्रोजन का भी यूज होता है। जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था कि प्रोटीन के बनाने में जो है नाइट्रोजन की बहुत विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो ये जो कीटभक्षी पेड़ है वो क्या करता है कि जब कीट उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ से प्रोटीन बना करके अपना भोजन ले लेता है। अब वैसे ही मृतजीवी पोषण। भाई मृतजीवी क्या है? तो बहुत सारे ऐसे भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु नहीं, जीवाणु है, कीटाणु है, जो कि हमारे चारों तरफ फैले हुए इन्वायरमेंट में है और सड़ी गली चीज़ों के ऊपर वो आ जाता है, जैसे कि कवक।
अब कवक का उदाहरण कैसे दूं? हम देखते होंगे कि जो ब्रेड पावरोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्लाइस जो होते हैं, स्लाइसेस जो होते हैं, तो वो अगर बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रह जाए तो उसके ऊपर हरे रंग का कुछ दिखाई देने लगता है। हम लोग बोलते हैं कि वो काई जैसा, मिट्टी काई जैसे कलर का हो जाता है, तो वही कवक होता है। वो करता क्या है कि वैसे वैसे जो चीज़ें खराब हो जाती हैं वैसे वैसे जगहों पे ये अपने आप उग जाता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। अब सहजीवी आते हैं। अब सहजीवी क्या है? ये सबसे बेजोड़ उदाहरण है एक दूसरे के साथ निर्भरता के साथ जीने का, कि सहजीवी करते क्या है? अपने संसाधन को बांट लेते हैं। जैसे कि हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज मैंने कुछ अपने अनुभव को शेयर किया तो कल होकर के कोई दूसरा भी अपने अनुभव को शेयर करे, या फिर ज्ञान तो नहीं कह सकते, जानकारी कह सकते हैं। कुछ आपने शेयर किया, कुछ हमने शेयर किया, दोनों मिल करके हम दोनों पूर्ण बन सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होता है कि लोग करते क्या है कि संसाधन बांटते हैं। संसाधन क्या बांटते हैं? भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है, दूसरे के पास है, लेकिन दूसरे के पास जो चीज़ नहीं है वो मेरे पास है। तो करेंगे कि हम लोग एक्सचेंज ऑफर, भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले। जैसे कि ये कहानी याद आ रहा है कि हम दोस्तों ने एक बार किया था, जब हम लोग प्रशिक्षण ले रहे थे तो हमारा एक ग्रुप था, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो हम लोगों ने किया क्या था एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि भाई आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है तो आप ये पढ़ा दो, आपका ये सब्जेक्ट अच्छा तो ये पढ़ा दो, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो मैं ये कर देता हूँ। तो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने ऐसा किया था। तो वही सहजीवी का उदाहरण है कि लाइकेन एक उदाहरण है, उसके ऊपर शैवाल और कवक डिपेंड रहते हैं। शैवाल और कवक क्या करते हैं? शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है तो हरे रंग का रहता होगा। कवक के पास जल होता है और पोषक पदार्थ होते हैं। तो सिर्फ क्लोरोफिल रहने से तो भोजन नहीं बन सकता है, और सिर्फ ये होने से तो भोजन नहीं बन सकता है पेड़ पौधों में। तो करते क्या है? एक दूसरे से सहजीवी संबंध करते हैं और इस एक दूसरे से मिल करके भोजन बनाते हैं और दोनों भोजन का मजा लेते हैं, पार्टी मनाते हैं, एकदम अपना पोषण कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पौधों में पोषण तो हम लोगों ने जान लिया, अब जानते हैं प्राणियों में पोषण कैसे होता है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि डिटेल जाएगा, ये पहले से लिखाया ही मैंने पहले लिख लिया है, इसलिए ताकि समय कम लगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए पहले से लिख ले रहा हूँ। अब आइए जानते हैं कि पौधों का तो हम लोग जान लिया, आप जानते हैं प्राणियों में पोषण कैसे होता है। तो यानी हम लोगों में पोषण ये 5 स्टेप में होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा निष्कासन। ये थोड़ी सी हिंदी मेरी डल है, तो कहीं अगर गलती उलती हो तो उसको इग्नोर कर देंगे। शायद यहाँ मैं कन्फ्यूजन में हूँ, ये श होगा कि ये श होगा। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, ये 5 प्रक्रियाएं होती है हमारे शरीर में, जिसके बाद हमें पोषण होता है। तो अंतर्ग्रहण क्या है भाई? तो पहला काम लोग क्या करते हैं? पहले ग्रहण करते हैं खाने को, भोजन को मुंह से ले जाते हैं, तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद वो नसिका से हमारा अंदर जाता है तो उसको वहाँ पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो भी चीज़ें अलग होती हैं उनमें से प्रोटीन्स, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी कुछ अलग होते हैं उनका अवशोषण बॉडी करता है। बॉडी अवशोषित कर ले कि हाँ अब ये चीज़ हमारे बॉडी में आ गया। उन चीज़ों को जब वापस सभी जगहों पर भेजा जाता है, सभी पार्ट्स में भेजा जाता है ब्लड के सहायता से, उसको स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्टली सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं पचती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बच जाती है, वेस्ट के रूप में वो निकल जाता है, तो उसको हम लोग निष्कासन करते हैं। तो ये 5 स्टेप से प्राणियों में पोषण के हमारा जो पाचन तंत्र है 2 पार्ट में उसको हम लोग बांट सकते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट है आहार नाल। आहार नाल मतलब जो आहार, जो भोजन हम लोग लेते हैं उसकी एक सीरीज होती है जो कि वो एक के बाद एक स्टेप फॉलो करती है। और दूसरा पाचन तंत्र, जब खाना हम लोग ले लेते हैं तो पाचन करने के लिए जो तंत्र काम करते हैं उनको हम लोग पाचन ग्रंथियां कहते हैं। तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में क्या? तो सबसे सर्वप्रथम तो मुख आता है, मुंह। और मुंह में कितने पार्ट्स होते हैं? दांत, जीभ और लाहड़ ग्रंथियां। जीभ में सलाइवा अगर नहीं बनेगा तो हमारा खाना जो है नहीं पचेगा। भाई इसका काम क्या है? तो होता क्या, जो मंड होता है, मंड को ये हिंदी शब्द हो गया, शर्करा, जो शर्करा, तो हमारा जब हम लोग क्या करते हैं कि खाना को लेते हैं, दांत से चबाते हैं, चबाते गए तो जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है टेस्ट करना। जीभ का मेन काम है टेस्ट करना। तो टेस्ट करने के दौरान हम लोग जानते हैं कि आगे जो होता है स्वीट होता है, आगे जो होता है वो मीठे का होता है स्वाद, और दोनों तरफ साइड में जो होता है वो खट्टे का होता है, और सबसे लास्ट में तीखे का स्वाद होता है। तो हमारे शरीर में जो भी भोजन जाता है वो मुंह के द्वारा ही जाता है। तो जो मंड होता है, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, उसको ये क्या करती है, लाहड़ ग्रंथि उसमें मिल करके उसको शर्करा में बदल देती है।
तो इसलिए आप लोग जब देखते होंगे रोटी अगर हम लोग ज़्यादा चबाते हैं तो कभी कभी मीठी लगनी शुरू हो जाती है रोटी। क्यों? उसका काम यही है कि वो क्या करता है लाड़ कि उसको शर्करा में चेंज करने लगता है, जो कि शर्करा का स्वाद मीठा होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था। तो ये कार्य मुख में हो जाता है। अब ग्रसिका यहाँ से ये जो नली होती है इसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं। ये जो नली होती है ग्रसिका कहते हैं। ये अंदर से ऐसे फूलती है, बंद होती है, ऐसे काम करती है। तो उसमें खाना जो है वो अंदर जाता है, उसके बाद जाके अमाशय में जाता है खाना, उसका छोटी आंत बड़ी आंत सबसे लास्ट में काम होता है। बड़ी आंत में वेस्ट वगैरह सब इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद गुदा के सहायता से सुबह बाहर निकल जाता है। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी जो काम करती हैं? पहली ग्रंथि तो लाड़ है, जो कि आधा काम तो यही कर देती है। लाड़ वाली ग्रंथि जो है वो तो आधा काम यही कर देती है, भोजन को पूरा इतना ज़्यादा च्यू करते हैं हम लोग कि वो शर्करा के रूप में बदल जाती है। उसके बाद लीवर, अगला काम होता है लीवर का, यकृत। और उसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अग्नि के टाइप का कुछ होता होगा। तो जब चक्की चलती है तो घर्षण होता है, घर्षण में तो गर्मी ताप पैदा होगी। इसलिए कहा जाता है कि पानी जो है खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अग्नाशय में होता क्या है कि समझिए एक तरह से आग ही जलती रहती है, जो कि पाचन के दौरान होते रहता है। तो जब लोग खाना खाते हैं तो जैसे ही पानी तुरंत पी लेते हैं तो वो अग्नि जो होती है वो शांत हो गई। शांत हो गई तो क्या हुआ भाई? तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद नहीं करता, लेकिन बहुत ही स्लोली काम करता है। इससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, एसिड वगैरह जो भी कुछ होती है वो शुरू हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राणियों में पोषण 5 स्टेप में होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। पाचन तंत्र 2 भागों में बटा है, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल में मुख है, ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदा है। और पाचन ग्रंथियाँ में लाड़, यकृत और अग्नाशय है। लगभग ओवरऑल इनके सारे काम जान गए। थोड़े बहुत कार्य मैंने बता दिए। अब डिटेल में इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। मैंने लिख दिए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सबका अलग अलग काम क्या है। तो पहले लाड़ ग्रंथि। लाड़ ग्रंथि का जो हमने जाना कि भोजन के मंड को शर्करा बना देती है। अब मंड मतलब स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज, देखिए पौधों में ग्लूकोज बन रहा था, हमारे शरीर में भी ग्लूकोज, भोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद अमाशय। अमाशय जे आकार की ग्रंथि होती है। जे आकार की ग्रंथि सब लोगों ने लगभग देखा ही होगा, पाचन जब पढ़ रहे होंगे। बायो का मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत है फिगर वगैरह बनाने में। इस तरह का उसका होता है आकार। ये हमारा अमाशय है जो कि इस आकार का होता है, और ये सबसे चौड़ा होता है, हमारे बॉडी का सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ी ग्रंथि होती है, और ये चपटी होती है। ये जो अमाशय है वो सबसे चौड़ी ग्रंथि होती है क्योंकि वो चपटी होती है। उसमें क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो करता क्या है भाई? अब सोचेंगे कि एसिड तो हानिकारक होता है, तो ये हमारे शरीर में हानिकारक इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के जीवाणुओं को मारता है। ये हमारे शरीर में जो भी जीवाणु भोजन के द्वारा जाते हैं अंदर, हम लोग खाना खाते हैं तो एकदम प्योर खाना थोड़ी ना खाते हैं, उससे बहुत सारे जीवाणु भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। जो जीवाणु अगर रह जाए तो हमें जो है हानि पहुंचा सकते हैं। तो उन जीवाणुओं को मारने का काम जो है वो यही HCl करता है। उसके बाद छोटी आंत की बात करें। छोटी आंत सबसे लंबी होती है, सभी को पता होगा, 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब छोटी आंत में यकृत से जो एंजाइम निकलता है और अग्नाशय से जो एंजाइम, अभी अग्नाशय के बारे में हम लोगों ने बात किया कि पानी जल्दी नहीं क्यों पीते, क्योंकि इसी कारण ये जो होता है, ये दोनों के दोनों जो है एंजाइम छोड़ते हैं। ये एंजाइम जो है करते क्या है, वो जा करके छोटी आंत में जाते हैं, और छोटी आंत भी कुछ रस को स्रावित करती है, जो कि सब मिलके भोजन को पचाते हैं। सबका काम है कुछ न कुछ, सब जो है भोजन के घटकों को पचाने का काम करते हैं, इसलिए सबकी महत्वपूर्णता हमारे शरीर में होती है। उसके बाद आती है बड़ी आंत की। ये 1.5 मीटर लंबी होती है। अब बताइए, अब ये सोच रहे होंगे कि ये छोटी आंत है तो इसकी लंबाई इतनी है, और ये बड़ी आंत है तो इसकी लंबाई इतनी है, तो भाई इसको बड़ी आंत कहते हैं किस लिए है? तो होता क्या है कि जब पाचन तंत्र आप देखेंगे, उसका फोटो देखेंगे, तो उसमें छोटी आंत और बड़ी आंत को जब आप देखें तो बड़ी आंत भले ही लंबाई में कम होती है, लेकिन चौड़ाई में छोटी आंत से बड़ी होती है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है भाई, कारण क्या है कि ये बड़ी आंत इतनी छोटी होती है और छोटी आंत इतनी लंबी होती है? तो कारण यही है कि बड़ी आंत की चौड़ाई ज़्यादा होती है और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। अब बड़ी आंत का काम क्या है भाई? जल, खनिज लवण का अवशोषण करती है, और वेस्ट जो बच जाता है उसको बाहर निकालने का काम बड़ी आंत है। लास्ट में वहीं से वेस्ट बाहर होकर गुदा के सहारे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यकृत। लीवर के बारे में सबको जानता है। लीवर इधर भूरे रंग का एक पार्ट है हमारे बॉडी का, जिसका काम, उसके अंदर से पित्ताशय निकलता है, जो कि वसा को पचाने का काम करता है। वसा, फैट शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग मोटापा के शिकार हो जाते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो इसको पचाने का काम कौन करता है? तो यकृत। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वसा को पचाने का काम कौन, शरीर का कौन सा अंग करता है? तो यकृत। या यकृत का काम क्या है? तो वसा को पचाता है पित्ताशय की सहायता। किसकी सहायता से? तो उसका जो रस है पित्ताशय जो है पित्तरस निकालता है, उसकी सहायता से वसा को
में पचाने का काम यकृत करता है। अग्नाशय पीले रंग का होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? अग्नाशय। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लें। आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे, और अपने से जितने क्वेश्चंस अराइज हो सके वो करिए और उसको फॉलो करिए। तो सबके कार्य अलग अलग लगभग हम लोगों ने जान लिए। ये हो गया प्राणियों में पोषण। और लास्टली बड़ी आंत का काम आता है। ये लास्ट में बड़ी आंत का काम आता है, जो वेस्ट बच जाते हैं वो गुदे के सहारे से बाहर निकालने का काम जो है बड़ी आंत का होता है। तो मेरे ख्याल से पाचन तंत्र में जो भी चीज़ें होती है, हमारे जो भी ग्रंथियाँ होती है, सबके बारे में हमने जान लिए, सबके कार्य जान लिए। तो पोषण का टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने क्या जाना कि प्राणियों में पोषण होता है और पादपों में पोषण होता है। दोनों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, दोनों को सब सेम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बस थोड़ा सा ग्रंथियों का अलग अलग अंतर है और कुछ नहीं है। तो वीडियो को शेयर करें थोड़ा, अगर आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी सही है, लोगों को हेल्प कर सकती है, तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपसे मिलेंगे जल्दी और भी नए टॉपिक लेकर के।